लो। चलिए, गुड इवनिंग एवरीवन। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस कर लिया था, हमने स्टार्ट किया था कैनाल इरिगेशन सिस्टम। वी ऑलरेडी डिस्कस सम डेफिनेशंस लाइक GCA, व्हाट इज द GC, क्रॉस कमांड एरिया, लाइक CCA, कल्चरबल कमांड एरिया, इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन, टाइम फैक्टर एंड कैपेसिटी फैक्टर। व्हाट आर द डिफरेंट जो हमने डिस्कस कर लिए थे। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन दिस चैप्टर। The gate asks number of questions from this topic. जो हमारे पास है डिजाइन डिस्चार्ज ऑफ कैनाल, एस्टिमेशन ऑफ डिजाइन डिस्चार्ज ऑफ कैनाल। किस तरीके से हम जो हमारे पास डिजाइन डिस्चार्ज है उसकी कैलकुलेशन करते हैं। यहाँ पर हमारे पास जो एक हमने रिलेशन पढ़ा था किसके बीच में, ड्यूटी बेस एंड डेल्टा के बीच में रिलेशन हमने डिस्कस किया था। तो दैट रिलेशन इज गोइंग टू यूज इन दिस टॉपिक। हमने बताया था कि वो जो हमारे पास क्या है, हमारे पास जो रिलेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। वहां से हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, डिस्चार्ज इन एरिया की वैल्यू। हमें क्या वैल्यू पता होनी चाहिए, दो वैल्यूज पता होनी चाहिए, थर्ड वैल्यू को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। So with the help of that relationship, we are going to estimate the design discharge of canal. Okay, वही हम यहाँ पे आप डिस्कस करने वाले हैं। बहुत सिंपल टॉपिक है, सिंपल से मल्टीप्लिकेशन वगैरह होती है। यहाँ से क्वेश्चंस काफी अच्छे पूछे जाते हैं, काफी बार गेट में क्वेश्चन पूछे हैं। ठीक है, चलिए देखिए डिजाइन डिस्चार्ज ऑफ हमारे पास कैनाल के किस तरीके से कैनाल डिस्चार्ज निकालना चाहते हैं हम यहाँ पर। फर्स्ट ऑफ ऑल एक लाइन लिख लेते हैं, फिर बाद में इसको समझते हैं। जब हमारे पास डिजाइन डिस्चार्ज ऑफ कैनाल, the design discharge of canal, the design discharge of canal should be sufficient to supply the maximum discharge required at the field। हमारे पास मेन मोटो हमारा क्या है, यहाँ पर हम करना क्या चाहते हैं डिस्चार्ज से, हमारी क्रॉप्स का प्रोडक्शन, हमारी क्रॉप्स का प्रोड्यूस करना चाहते हैं। तो क्रॉप्स की जो प्रोड्यूस हम कर रहे हैं वहां पर वाटर की रिक्वायरमेंट है। तो वाटर जितना अमाउंट हमें रिक्वायरमेंट है, जो भी हमें रिक्वायरमेंट है कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डिस्चार्ज रिक्वायर्ड एट द फील्ड, कितना अमाउंट ऑफ वाटर है वो हमारे पास क्या होना चाहिए, कैनाल में प्रेजेंट होना चाहिए, तभी तो हम डिस्चार्ज को प्रोवाइड कर पाएंगे। तो यहाँ पर हमारे पास रिक्वायर्ड एट द फील्ड at any one of the among all the season। हमारे पास जो भी सीजन है, हमारे पास नंबर ऑफ सीजन हमारे पास है, खरीफ सीजन हो गया, रबी सीजन हो गया, जायद सीजन हो गया, या फिर पेरिनियल सीजन हो गया हमारे पास। तो उस कंडीशन में हमारे पास जो डिजाइन डिस्चार्ज की वैल्यू रिक्वायरमेंट, हमें रिक्वायरमेंट टोटल अमाउंट ऑफ वाटर कितना रिक्वायरमेंट है,
वो हमारे पास कैनाल में अवेलेबल होगा तभी तो हम प्रोवाइड कर पाएंगे। कितना अमाउंट ऑफ वाटर में रिक्वायर्ड चाहिए वो हम कैलकुलेट करते हैं, उसी को बोलते हैं डिजाइन डिस्चार्ज ऑफ कैनाल, सिंपल टर्म। ठीक है, चलिए देखते हैं इसका डिजाइन डिस्चार्ज ऑफ कैनाल। देखिए किस तरीके से इसको कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पर एक और एक स्मॉल सी लाइन लिख देते हैं, फिर इसको समझते हैं अच्छे से। Therefore, the design discharge therefore the design discharge therefore the design discharge of the canal should be maximum of the discharge required for the kharif and sugarcane, rabi and sugarcane, and Zaid season and sugarcane. Zaid and sugarcane. सिंपल सर। यहाँ पर हमारे पास इस तरीके से डिजाइन डिस्चार्ज की वैल्यू कैलकुलेट की जाती है। मतलब किस तरीके से, मतलब सपोज एक एग्जांपल के थ्रू समझिए क्या कहना चाहते हैं यहाँ पे। सपोज हमारे पास एक एंटायर ईयर है, ये टोटल टाइम ड्यूरेशन है। इस ड्यूरेशन में कुछ सीजन हमारे पास है, सपोज खरीफ का सीजन है। यहाँ पर हमने रबी के सीजन की बात कर रहे हैं, यहाँ पर हम जायद सीजन की बात कर रहे हैं। ठीक है, सपोज ये रबी सीजन में हमने स्टार्ट किया, हमारे पास स्टार्टिंग से रबी सीजन है, यहाँ पे हमने कुछ क्रॉप, रबी के सीजन होगा, रबी के सीजन में हम कुछ क्रॉप को प्रोड्यूस करेंगे, कोई भी हो गया, व्हीट हो गया, ज्वार बाजरा, कुछ भी हमारे पास। खरीफ सीजन हो गया हमारे पास, खरीफ सीजन में कुछ हमने राइस वगैरह कुछ भी प्रोडक्शन कर रहे हैं। और यहाँ पे मैं जायद सीजन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के बराबर। पेरेनियल सीजन क्या है? पेरेनियल मतलब हमने बताया था ऑलवेज, मतलब हमेशा उसका थ्रू आउट द ईयर उसकी क्या चलती रहती है, प्रोड्यूस चलता रहता है उसका, हार्वेस्टिंग सोइंग वगैरह थ्रू आउट द ईयर चलती रहती है। मतलब उसका बेस पीरियड 300 से ज्यादा होता है। सपोज ये हमारे पास कोई शुगर केन की क्रॉप है। अब देखिए हमें यहाँ पर रबी सीजन है, रबी सीजन की क्रॉप को प्रोड्यूस करने के लिए कुछ अमाउंट ऑफ हमें डिस्चार्ज की रिक्वायरमेंट होगी, जस्ट वी कॉल क्यूआर। खरीफ सीजन के लिए रिक्वायरमेंट ऑफ डिस्चार्जेस सपोज क्यू के से हमने डिनोट कर दिया। फॉर द जायद सीजन जस्ट वी रिप्रेजेंट द क्यू जेड। ओके, एंड शुगर केन के लिए हमने डिस्चार्ज को रिप्रेजेंट कर दिया क्यूएस। अब देखिए हमें निकालना है मैक्सिमम डिस्चार्ज फॉर द कैनाल सिस्टम। एक ऐसा डिस्चार्ज जिसकी हेल्प के थ्रू हम क्या करें, हमारे पास थ्रू आउट द वाटर अवेलेबल हो, एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर अवेलेबल, ताकि हम क्या कर सकते हैं, सभी सीजन के क्रॉप को एक इनफ, जो हमारे पास इनफ सफिशिएंट अमाउंट हमारे पास अवेलेबल होना चाहिए, ताकि जो क्रॉप्स है उसका हम क्या कर सकते हैं, हार्वेस्टिंग कर सकते हैं, सोइंग वगैरह कर सकते हैं। यहाँ पे यील्ड हमारे पास जो गेटिंग होगी, हमारे यील्ड्स को प्रोड्यूस करना है। तो देखिए अब हमें क्या करना है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डिस्चार्ज। शुगर केन तो थ्रू आउट द ईयर चल रहा है, बट ये जो रबी सीजन है, खरीफ सीजन है, जायद सीजन है, कुछ कुछ टाइम इंटरवल के लिए हमारे पास अवेलेबल है। तो हमारे पास मैक्सिमम डिस्चार्ज की वैल्यू निकालनी है, तो सपोज एक तो ये हमारे पास ये वाली वैल्यू आ जाएगी क्यू प्लस आर, ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी सेकंड, और ये थर्ड हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, हमारे पास डिजाइन डिस्चार्ज ऑफ कैनाल क्या हो जाएगा, सिंपली अगर आप लिखना चाहें यहाँ पर डिजाइन डिस्चार्ज ऑफ कैनाल या फॉर कैनाल सिस्टम कुछ के लिए इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ क्यू रबी प्लस क्यू शुगर केन, क्यू खरीफ प्लस क्यू शुगर केन
Q हमारे पास जायद प्लस Q शुगर केन। सिंपल सा। हम यहाँ पर तीनों में से जो भी मैक्सिमम होगा उस वैल्यू को उठा लेंगे यहाँ पर, क्योंकि जो भी मैक्सिमम वैल्यू होगी हमारे पास यहाँ पर, वो क्या करेगी, एश्योरिटी हमारे पास प्रोवाइड कर देगी कि हमारे पास इतना अमाउंट ऑफ वाटर अवेलेबल है कि जो हम अदर क्रॉप्स है, जो अनदर हमारे पास सीजन है, वहां पर भी हम क्या वाटर को प्रोवाइड कर सकते हैं। जो भी मैक्सिमम वैल्यू होगी उससे हम क्या लोअर अमाउंट ऑफ वाटर तो प्रोवाइड कर ही सकते हैं, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर जो भी मैक्सिमम वैल्यू उसको कैलकुलेट करना है। तो ये हमारे पास सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट है कि किस तरीके से वैल्यू को, डिजाइन डिस्चार्ज की वैल्यू को कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए डिजाइन डिस्चार्ज ऑफ कैनाल के सिस्टम, सिंपल सी थिंग है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसको डायरेक्टली हम सॉल्व करते हैं, डायरेक्टली हम एक क्वेश्चन की हेल्प से, हम इस क्वेश्चन की हेल्प से डायरेक्टली हम समझते हैं कि कैलकुलेट किस तरीके से की जाती है। बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन है। ठीक है, देखिए न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। न्यूमेरिकल कुछ इस तरीके से है, द CCA of a water course, the CCA of a water course is 1200 hectare. The intensity of irrigation for sugarcane and wheat crop are 20 and 40%. 20 and 40% respectively. हमारे पास the duty of water for the crops, duty of water for the crops at the head of the water course, at the head of water course are 730 hectare per cubic, 1800 hectare per cubic respectively. Then find the discharge. Required at the head of the water course. At the head of water course. ये हमारे पास फर्स्ट पूछा हुआ है। सेकंड एक और क्वेश्चन पूछा हुआ है इसमें, यहाँ पे लिख देते हैं इसको। ऑल्सो कैलकुलेट, एक सेकंड, ऑल्सो कैलकुलेट the design discharge at the outlet, the design discharge at the outlet assuming a time factor equal to 0.8, equal to 0.8। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन में बहुत सिंपल क्वेश्चन है,
सिर्फ ओनली द CCA, आपको द CCA, व्हाट इज द CCA इज कल्चरल कमांड एरिया ऑफ द वाटर कोर्स इज 1200 हेक्टेयर. दिस इज गिवन. इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन आर गिवन फॉर द 2 क्रॉप्स. यहाँ पर हम फील्ड पर हम यहाँ पे कौन सी क्रॉप्स, 2 क्रॉप्स हम यहाँ पर प्रोड्यूस कर रहे हैं. एक व्हीट है, एक शुगर केन है. शुगर केन कैसी क्रॉप्स है, पेरेनियल. व्हीट हमारे पास रबी क्रॉप है. ठीक है, वहां पर दिया हुआ 20-40%. इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन यहाँ पर देने का मतलब क्या है, इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन दे दिया हमको, CCA दे दिया, मतलब इट्स रिप्रेजेंट देन हाउ मच एरिया वी आर यूजिंग फॉर पर्टिकुलर सीजन. हम यहाँ पर इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन 40% देने का यहाँ पे मतलब, वेट के लिए 40% देने का यहाँ पे मतलब है कि 40% ऑफ दिस एरिया वी आर यूटिलाइजिंग फॉर द दैट सीजन, पर्टिकुलर सीजन. ठीक है, रेस्पेक्टिव द ड्यूटी ऑफ वाटर फॉर द क्रॉप्स के लिए ड्यूटी वैल्यूज गिवन की हुई है. एंड then find the discharge required at the head water course. अब देखिए, आपको पता है, आपको अगर एरिया पता है, आपको डिस्चार्ज पता है, तो we can calculate the, हमारे पास डिस्चार्ज वैल्यू by using the simple relationship. तो किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, चलिए देखते हैं. तो देखिए यहाँ पे आपको क्या क्या गिवन किया भाई. सॉल्यूशन, फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट गिवन डेटा. क्या क्या डेटा आपको गिवन किया हुआ है वो लिख लेते हैं फर्स्ट. आपके पास 2 क्रॉप्स गिवन की हुई है, 2 क्रॉप्स गिवन की हुई है आपके पास शुगर केन और व्हीट के बारे में. तो इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन, सबसे पहले हमारे पास कल्चरेबल कमांड एरियाज जो कि CCA 1200 हेक्टेयर. इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन किसके लिए, एक तो हमारे पास व्हीट के लिए गिवन किया हुआ है. व्हीट के लिए हमारे पास वैल्यू गिवन की हुई है 40%. एंड इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन फॉर द शुगर केन it is given as 20%, given as 20%. ओके, आपको ड्यूटी जो हमारे पास डी की वैल्यू, ड्यूटी की वैल्यू फॉर दी, हमारे पास व्हीट के लिए ड्यूटी की वैल्यू हमारे पास व्हीट के लिए गिवन की हुई 1800 हेक्टेयर पर क्यूमेक. एंड वैल्यू ऑफ हमारे पास शुगर केन, this value is given as 730 हेक्टेयर पर क्यूमेक. सिंपल से डेटा आपको गिवन किया हुआ है. देखिए इस क्वेश्चन को सिंपली सी आप टेबुलर फॉर्म में भी आप बना के कर सकते हैं, बहुत इजी हो जाता है टेबुलर फॉर्म में. किस तरीके से, सपोज यहाँ पे आप लिख दीजिए क्रॉप, कौन कौन से हमारे पास क्रॉप है. तो हमारे पास यहाँ पर 2 क्रॉप है, शुगर केन, और हमारे पास क्रॉप है व्हीट. ठीक है, फर्स्ट हमारे पास इस तरीके से. ये हमने लिख लिया. सेकंड हमारे पास इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन आपको गिवन किया हुआ है, इसको हम अंदर से लिख देते हैं. इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन, ठीक है. हमारे पास नेक्स्ट जो टर्म गिवन किया हुआ है, इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन लिख देते हैं यहाँ पर 20% एंड 40%. 20 एंड 40 आपको गिवन किया हुआ है, सिंपल. नेक्स्ट कॉलम में आप लिख दीजिए ड्यूटी, जो भी डेटा आपको गिवन किया हुआ है. ड्यूटी आपको गिवन की हुई है शुगर केन के लिए 1800, याद रखिएगा, हेक्टेयर पर क्यूबिक. यूनिट का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहे होगा, यूनिट इज वेरी इंपॉर्टेंट. वेट हमारे पास, ड्यूटी हमारे पास हो गई, हमारे पास वेट के लिए आपको गिवन किया हुआ था, और ये वाली वैल्यू 730 और दिस वैल्यू इज 1800. अब आप कैलकुलेट कर लीजिए एरिया की वैल्यू. एरिया की वैल्यू किस तरीके से आएगी, फर्स्ट ऑफ ऑल एरिया कॉलम, एरिया हमारे पास हेक्टेयर में, 20% किसका, CCA का.
CCA वैल्यू इज गिवन एज 1200, 240 हेक्टेयर आ गई, सिंपल सा टर्म यहाँ पे हमारे पास। नेक्स्ट 40% इज गिवन, कर दीजिए, ये हमारे पास 440 हेक्टेयर हमारे पास वैल्यू कैलकुलेट हो गई। सिंपल से हमने यहाँ पे एरिया की कैलकुलेशन कर ली। आपको निकालना डिस्चार्ज वैल्यू, आपके पास ड्यूटी गिवन है, एरिया गिवन है, आपको किस तरीके से रिलेशन बनाना होगा, आपको निकालना है डिस्चार्ज। डिस्चार्ज आपको होता है क्यूमैक में, क्यूमैक में तो जस्ट एरिया डिवाइडेड बाय ड्यूटी आप कर देंगे तो आपको क्यूमैक में डिस्चार्ज मिल जाएगा, क्योंकि एरिया हेक्टेयर में, ड्यूटी इज गिवन एज इन हेक्टेयर पर क्यूमैक। हेक्टेयर पर क्यूमैक में आपको वैल्यू गिवन की हुई, जस्ट हेक्टेयर से हेक्टेयर कैंसिल, क्यूमैक ऊपर चल जाएगा तो वैल्यू आपको मिल जाएगी डायरेक्ट। तो डिस्चार्ज की वैल्यू आपको यहाँ से मिल गई। कैलकुलेट कर लीजिए डिस्चार्ज की वैल्यू, क्यू की वैल्यू हमारे पास डिस्चार्ज डिस्चार्ज इज कैलकुलेटेड। डिस्चार्ज हमारे पास क्या आ गया, सिंपल, इस वैल्यू को 280 हमारे पास क्यू, इसके लिए शुगर केन इज इक्वल टू एरिया ड्यूटी, एरिया डिवाइडेड बाय ड्यूटी इज इक्वल टू एरिया हमारे पास 240 डिवाइडेड बाय 730, तो देयर इज वैल्यू, सम वैल्यू विल कम। वीट के लिए एरिया डिवाइडेड बाय टी, एरिया इज 480 डिवाइडेड बाय हमारे पास ड्यूटी इज 1800। ओके, ये सिंपल से हमारे पास कैलकुलेशन। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 328 दिस वैल्यू इन क्यूमैक। What is the Qmax is meter cube per second, simple, and this value will come 0.267। okay? तो ये हमारे पास सिंपल डिजाइन की डिस्चार्ज की वैल्यू की कैलकुलेशन होगी। हाउ मच वाटर इज रिक्वायर्ड एट द हेड ऑफ द वाटर कोर्स, ये जो वैल्यूज है, दिस इज द मिनिमम वाटर रिक्वायरमेंट फॉर द क्रॉप प्रोडक्शन। फॉर द शुगर केन के लिए हमें मिनिमम वाटर रिक्वायरमेंट फील्ड पर, याद रखिएगा, दिस इज द अमाउंट ऑफ वाटर व्हिच इज रिक्वायर्ड एट द फील्ड, 0.38 0.267। अगर हमें दोनों क्रॉप का प्रोडक्शन करना है, दोनों क्रॉप का हमें क्या करना है, प्रोड्यूस करना है, तो हमें टोटल अमाउंट ऑफ वाटर कितना चाहिए एट द हेड वाटर कोर्स, एट द हेड कोर्स। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा सिंपली क्या आ जाएगा, डिजाइन डिस्चार्ज, डिजाइन डिस्चार्ज एट वाटर कोर्स इज इक्वल टू, जस्ट ऐड कर दीजिए QS प्लस QW, ऐड कर देंगे तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 589 एंड 5 क्यूमैक। सिंपल, इस तरीके से वैल्यू को कैलकुलेट किया जाता है डिजाइन डिस्चार्ज करते वाटर कोर्स। तो ये हमारे पास क्या हो गया, फर्स्ट वैल्यू कैलकुलेट हो गई। इसकी फर्स्ट वैल्यू जो हमसे पूछी गई थी क्वेश्चंस में, then find the discharge required at the head of the water course, so this much amount of 0.0595 values required at the head of the water course. Okay, this such amount of water is required at the head of the water course. हमसे नेक्स्ट पूछा गया था व्हाट इज द कैलकुलेट द डिजाइन डिस्चार्ज एट द आउटलेट assuming the time factor equal to 0.8। what is the time, जो हमारा टाइम फैक्टर है, टाइम फैक्टर की वैल्यू, अब देखिए आपको बताया था व्हाट इज द टाइम फैक्टर। टाइम फैक्टर इज द रेशियो ऑफ हमारे पास सिंपली अमाउंट ऑफ वाटर, हमारे पास सिंपली किस तरीके से टाइम फैक्टर की वैल्यू थी, अगर टाइम फैक्टर आपको गिवन किया हुआ है, टाइम फैक्टर इट इज रेशियो ऑफ व्हाट इज द actual water delivered to the canal system
डिवाइडेड बाय द फुल कैपेसिटी ऑफ द कैनाल। वो आपको गिवन किया हुआ था, तो उससे वहां से कैलकुलेट कर लेंगे, सिंपल सा। चलिए देखिए, ये एक्चुअली में टाइम फैक्टर वैल्यू गिवन नहीं होनी चाहिए थी, यहाँ पर कैपेसिटी फैक्टर होना चाहिए था। चलिए कोई ना। तो यहाँ पर हमारे पास आउटलेट पे वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पर पूछिए आउटलेट पर, अभी तक पूछा था हेड वाटर कोर्स पे। सिंपल सा फंडा है, टाइम फैक्टर हमारे पास अगर आपको गिवन किया हुआ है इज इक्वल टू QD की वैल्यू एट द वाटर हेड कोर्स और डिजाइन डिस्चार्ज फुल कैपेसिटी में हमारे पास डिवाइडेड बाय हमारे पास किस पे निकालना है, आउटलेट पे। तो निकाल दीजिए जस्ट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, डिजाइन डिस्चार्ज वैल्यू इज हमारे पास ऑलरेडी भी कैलकुलेटेड 0.595 डिवाइडेड बाय फैक्टर आपको गिवन किया है 0.8 इज इक्वल टू ये वैल्यू आ जाएगी 0.743 क्यूमैक। ठीक है, यहाँ पर याद रखिएगा, इसको मल्टीप्लाई मत कर दीजिएगा। ठीक है, अब अगर इसको समझना है, फिजिकली आपको विजुलाइज करना है, डेफिनेटली आपको पता है कि फील्ड पर वाटर हमेशा क्या होता है, लॉस होकर ही आता है। हमने जो हमारा पॉइंट अपस्ट्रीम पॉइंट, वहां पर हमें ज्यादा अमाउंट ऑफ वाटर प्रोवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि क्या होता है वो जैसे जैसे आता जाता है, जैसे आता जाता है क्या कन्वेंस लॉसेस में कन्वर्ट हो जाते हैं, फील्ड लॉसेस हो जाते हैं काफी सारे। तो ये तो अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायरमेंट जो हमने कैलकुलेट किया है, it is the amount of water which is required at the field. This is the minimum amount of water required at the field. Means this is the amount of water which is required at the head of the water course. Water course से क्या होता है हमारे पास, water course ही क्या है एक तरीके से, फील्ड में आपको होता है, फील्ड के बारे में होता है फील्ड चैनल्स, आपको बताया था वाटर कोर्स। आउटलेट पॉइंट इज द बाउंड्री बिटवीन द वाटर कोर्स एंड द जो हमारे पास माइनर्स कैनाल से। तो यहाँ पर आउटलेट पॉइंट है, ये डिसाइडेड पॉइंट है बिटवीन द फार्मर्स एंड द एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट। तो अब यहाँ पर आप क्या करना पड़ेगा, डेफिनेटली वहां पर लॉसेस होते हैं, तो वहां पर जैसे जैसे पीछे जाते जाएंगे वहां पर डिस्चार्ज की वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी। अब यहाँ पर जैसे वाटर कोर्स आ गया, आपसे आपसे अगर पूछा जाता है कि डिस्ट्रीब्यूटरी में बताओ वाटर, तो वहां पर आपको कुछ फैक्टर दे दिया जाता है, तो आप वापस अगेन डिसाइड करके क्या करते, डिवाइड करके वैल्यू निकाल लेते हैं, क्योंकि अमाउंट ऑफ वाटर वहां पर ज्यादा रिक्वायरमेंट होता है, क्योंकि लॉसेस होते जाते रहे, लॉसेस होते जाएंगे जैसे फील्ड पर पानी आता जाएगा। तो आप पीछे और चले गए, मेन कैनाल में पूछ लिया, तो मेन कैनाल में हमें ज्यादा अमाउंट ऑफ वाटर की रिक्वायरमेंट होगी। At the head of the canal पूछा, तो at the head of the canal we have to require amount of maximum water जो हमारे पास क्या बोर वाटर रिक्वायरमेंट देन कंपैरिजन टू फील्ड, क्योंकि हमें फील्ड पर आते आते क्या है लॉसेस हो जाते हैं। तो ये हमारे पास एक स्मॉल सा क्वेश्चन था, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं गेट में पूछे जाते हैं, काफी सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, यहाँ पे देखिएगा गेट के प्रीवियस ईयर में आप देखेंगे नंबर ऑफ क्वेश्चन दे आस्क्ड बेस्ड ऑन दिस टॉपिक। बहुत सिंपल मेथड है, यहाँ से यूज करें। ठीक है, चलिए ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं इस पे, एक अनदर क्वेश्चन, बट इससे थोड़ा मॉडिफाइड क्वेश्चन, बेटर क्वेश्चन। ये सिंपल वन था, नेक्स्ट वन इज लेट्स स्टार्ट अनदर क्वेश्चन। क्वेश्चन इस तरीके से है, the CCA for a distributary, the CCA cultivable command area for a distributary is 1500 hectare. Intensity of irrigation for Rabi, intensity of irrigation for a Rabi is 40%, and for Kharif is
15%. If the total water requirement, if the total water requirement, if the total water requirement of the two crops are 37.5 centimeter and 120 centimeter for this period of growth, the period of growth of 160 days and 140 days respectively. Then find what you have to find is, first is the outlet discharge. The outlet discharge for average demand consideration for एवरेज डिमांड कंसिडरेशन. ठीक है, ये आपको कैलकुलेट करना है, सिंपल सा. यहाँ पर आपको क्या दिया है, द सीसीए फॉर अ डिस्ट्रीब्यूटरी इज 1500 हेक्टेयर, इंटेंसिटी ऑफ रबी एंड खरीफ. तो इस क्वेश्चन और जो पहले वाला क्वेश्चन था उसमें डिफरेंट क्या है. जो फर्स्ट क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया था, इन दैट क्वेश्चन देयर आर टोटली वन जो क्रॉप थी वो पेरिनियल थी एंड अनदर क्रॉप इज खरीफ क्रॉप थी. राइस के बारे में बात कर रहे थे, तो वहां पर वो क्रॉप थी. तो यहाँ पर हमने समेशन कर दिया था. बट हियर इज देयर आर डिफरेंट सीजन. यहाँ पर हमारा एक रबी सीजन है और खरीफ सीजन है. तो दोनों में डिस्चार्ज निकालेंगे, दोनों में जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी वही हमारे लिए क्या होगी, आउटलेट पॉइंट पे डिस्चार्ज की वैल्यू जाएगी. बट हियर इज यहाँ पे ड्यूटी की वैल्यू गिवन नहीं की हुई है. ड्यूटी की वैल्यू गिवन नहीं की हुई है, आपको इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन गिवन किया हुआ है, मतलब एरिया गिवन किया हुआ है. वी कैन कैलकुलेट द एरिया इजीली फ्रॉम दिस इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन वैल्यूज. बट instead of the duty, the given base period and the delta value, and we know the relation between the delta base and duty. We can calculate the duty from that particular relation easily. Okay, so let's start. ये भी सिंपल क्वेश्चन है, बट यहाँ पर कैलकुलेशन की जा सकती है. चलिए करते हैं, देखें इसको. तो किस तरीके से कर सकते हैं, निकाल लेते हैं इसको भी. सॉल्यूशन देखते हैं इसका. गिवन डेटा, क्या हमारे पास डेटा गिवन है, फर्स्ट ऑफ ऑल उसको लिख लेते हैं. CCA is given as 1500 hectare, intensity of irrigation. यहाँ पे क्या लिख लेते ताकि हमारे पास पूरा ब्लैक बोर्ड बचे. गिवन डेटा, CCA की वैल्यू हमारे पास गिवन की हुई है 15 हेक्टेयर. इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन आपको गिवन किया हुआ है फॉर रबी is 40%. Intensity of irrigation for kharif season is given as 15%. आपको रबी के लिए डेल्टा फॉर रबी के लिए वैल्यू गिवन की हुई है 37.5 सेंटीमीटर. डेल्टा फॉर खरीफ इज गिवन एज 120 सेंटीमीटर.
द गिवन बेस पीरियड फॉर रबी 160 days and for kharif they given 140 days. ये वैल्यू आपको गिवन की भी है, इतनी सारी वैल्यूज। चलिए देखते हैं, ये वैल्यू आपको गिवन की, यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं। तो फर्स्ट हमारे पास कैलकुलेट करते हैं किसके लिए, एरिया फॉर रबी के लिए। एरिया फॉर रबी सिंपल सा किस तरह कैलकुलेट करेंगे, मल्टीप्लाई कर दीजिए सिंपली इसके लिए। 1500 मल्टीप्लाई बाय 0.4 which is 600 हेक्टेयर। नेक्स्ट एरिया फॉर खरीफ, एक से शो कर दीजिए उसको, हमारे पास AR से शो कर दीजिए, सिंपल सा। सॉरी, जो हमारे पास एरिया है ना, ये 15,000 एरिया है, काफी कम एरिया होता है, 15,000 एरिया है। सिंपली एक जीरो रहा तो यहाँ पर 6,000 आ जाएगा सिंपल सा। तो यहाँ पर 15,000 मल्टीप्लाई बाय 1.5 15%, तो यहाँ पर हमारे पास जो एरिया आ जाएगा वो आ जाएगा 2250 हेक्टेयर। सिंपल सा, इस तरीके से हमारे पास एरिया की कैलकुलेशन होगी। वी कैन कैलकुलेट द ड्यूटी ऑल्सो। ड्यूटी किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हो आप, ड्यूटी फॉर रबी 8.64 आपको होगा, 8.64 बेस पीरियड डिवाइडेड बाय डेल्टा। सिंपल सा, यहां से आप रख दीजिए वैल्यूज पूरी 8.64, याद रखिएगा वैल्यूज विल बी पुट इन द टर्म्स। ड्यूटी हमारे पास हेक्टेयर पर क्यूमेक में आनी चाहिए, तो यहाँ पर आप बी की वैल्यू डेज में, डेल्टा की वैल्यू मीटर में। बी की वैल्यू हमारे पास गिवन की हुई है फॉर रबी इज 160 days, delta value is given for the Rabi is 37.5 means 0.37.5. There is some value will be there. तो यहाँ पर आपके लिए ड्यूटी रबी की वैल्यू हमारे पास कैलकुलेट होकर आ जाएगी। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास अप्रोक्सीमेटली 3686.4 हेक्टेयर पर क्यूमेक में वैल्यू रहेगी। 3686.4 हेक्टेयर पर क्यूमेक में आपको ये वैल्यू मिल जाएगी। ड्यूटी फॉर खरीफ, ड्यूटी फॉर खरीफ 8.64 मल्टीप्लाई बाय डायरेक्ट बी हम लिख देते हैं यहाँ पर 140 डिवाइडेड बाय 1.2. So there will be some value is there is 1008 हेक्टेयर पर क्यूमेक। तो ये हमारे पास ड्यूटी की वैल्यू हमारे पास कैलकुलेट हो गई, किसके लिए, फॉर द खरीफ सीजन के लिए। ड्यूटी की वैल्यू आ गई, हमारे पास एरिया अवेलेबल है, तो वी कैन कैलकुलेट द डिस्चार्ज। सिंपल सा, तो डिस्चार्ज फॉर द रबी सीजन इस तरीके से, जस्ट एरिया फॉर द रबी सीजन डिवाइडेड बाय ड्यूटी फॉर रबी सीजन। There will be one value is area is for Rabi season is 6,000 hectare divided by duty is 3686 point. Some value will be there. तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये समथिंग 1.62 क्यूमेक आ जाएगा। नाउ खरीफ सीजन के लिए एरिया खरीफ डिवाइडेड बाय ड्यूटी फॉर खरीफ, we already calculated 2250 divided by 1008। तो यहां पर हमारे पास जो वैल्यू आएगी 2.3 क्यूमेक आ जाएगी। याद रखिएगा यहाँ पर पेरिनियल सीजन यहाँ पर नहीं है, अदरवाइज पेरिनियल सीजन को हम क्या करते हैं, दोनों में ऐड करते हैं, और जो भी मैक्सिमम वैल्यू होती वो हमारी क्या कहती है, आउटलेट की वैल्यू।
बट इधर हियर यहाँ पर हमारे पास है क्या, सिंपली 2 ही क्रॉप है रबी एंड खरीफ सीजन के लिए, यहाँ से रबी एंड खरीफ सीजन के लिए व्हाटएवर द मैक्सिमम वैल्यू वी विल अडॉप्ट फॉर आवर डिजाइन डिस्चार्ज। यहाँ पर हमारे पास कौन सी वैल्यू होगी मैक्सिमम 2.23 फॉर द आउटलेट पॉइंट, तो यहाँ पर आपने वैल्यू कैलकुलेट हुई, मैक्सिमम वैल्यू विल बी 2.23, आप लिख सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर हमारे पास एवरेज डिजाइन डिस्चार्ज एट द आउटलेट पॉइंट भी मांगा था, तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू कितनी हो गई, मैक्सिमम ऑफ Rabi and Kharif, maximum of Rabi and Kharif, whatever we calculated all the already values. Rabi and Kharif, so whatever the values, 1.62 Qmax and 2.23 Qmax. ये हमारे पास वैल्यू मैक्सिमम ऑफ दिस वैल्यू, तो दिस वैल्यू विल बी आंसर। ठीक है, अगर हमारे पास पेरिनियल होता तो यहाँ पर सिंपली हम क्या कर रहे थे, वी विल ऐड पेरिनियल, दोनों में ऐड करना है, याद रखना, बिकॉज पेरिनियल क्रॉप्स थ्रू आउट द ईयर चलती है, उनका बेस पीरियड जो होता है पेरिनियल क्रॉप्स की बेस पीरियड इज हमारे पास इट शुड बी ग्रेटर देन क्या होता है 300 से ज्यादा होता है, दैट्स व्हाई वी हैव बोथ दैट। ये वैल्यू हमारे पास होगी 2.3 क्यूबिक। ओके, तो ये हमारे पास फर्स्ट, इस तरीके से ये सेकंड टाइप का क्वेश्चन है जहां पे हमारे पास डायरेक्टली ड्यूटी की वैल्यू गिवन नहीं की हुई है, बट वी कैन कैलकुलेट फ्रॉम द रिलेशन बिटवीन द बेस पीरियड एंड द डेल्टा। सच टाइप ऑफ क्वेश्चन गेट टास्क, गेट में काफी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस तरीके से, याद रखिएगा, बहुत ज्यादा फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन है ये चैप्टर। 80% क्वेश्चंस को क्या करता है, कंप्राइज करता है, यहाँ से 80% क्वेश्चंस गेट में पूछाते हैं। ये फेवरेट चैप्टर है गेट का, वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप्स। यहाँ पर 3 टॉपिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट टॉपिक इरिगेशन एफिशिएंसीज, देन दिस टॉपिक, एंड जो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे। गेट जो हमारे पास क्वेश्चंस डेवलप करता है, जो क्वेश्चंस आते हैं आजकल जो हमारे पास प्रेजेंट टाइम में, वो क्या करता है, तीनों ही टॉपिक्स को कंबाइन करके एक क्वेश्चन पे डेवलप कर देता है। तो वहां से जो क्वेश्चन बनता है वो 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, वो क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है यहाँ पे इस तरीके से। ठीक है, चलिए देखिए इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। जिन्होंने नोट नहीं किया है एक बार देख लेते हैं, एक बार इसको नोट कर लीजिए, पहले वाले क्वेश्चन को भी देख लेते हैं अगर किसी ने नोट नहीं किया। ठीक है, तो ये था हमारे पास इस तरीके के क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन करते हैं जो काफी अच्छा क्वेश्चन है, जो काफी हर चीज को लेवल, जो लॉसेस वगैरह होते हैं कैनाल सिस्टम में, वो भी हमारे पास यहाँ पर काउंट करते हैं। चलिए नेक्स्ट फर्दर क्वेश्चन। अब यहाँ पर हम नेक्स्ट क्वेश्चन में नंबर ऑफ क्रॉप्स को ऐड करते हैं, अदर्स क्रॉप्स को ऐड करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये क्वेश्चन किस तरीके से, द बेस पीरियड
the base period, intensity of irrigation, and duty of water. Duty of water for a canal, for a canal system, for a canal system is given in below table. There are some values are given directly in the tabular form. Just let find the reservoir. Find the reservoir capacity and canal. Find the reservoir and capacity and canal capacity. Reservoir capacity and canal capacity of if CCA, cultivable command area, is 40,000 hectare, and assume canal losses, assume canal losses as 25% and reservoir losses as 15%. ये क्वेश्चंस, ऑल द थिंग्स जो हमारे पास पढ़े हैं हमने, ये सबको कवर कर लेगा। यहाँ पे देखिए किस तरह टेबलर फॉर्म हमारे पास गिवन की हुई, टेबलर फॉर्म में नंबर ऑफ क्रॉप्स गिवन की हुई है, उसके बेस पीरियड गिवन किया हुआ है, इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन किया हुआ है, ड्यूटी ऑफ वाटर आपको गिवन किया हुआ है। यहाँ पर सीसीए की जो वैल्यू है वो है 40,000 हेक्टेयर आपको गिवन की हुई है। और यहाँ पर आपको पूछा गया कैपेसिटी ऑफ रिजर्वायर एंड कैपेसिटी ऑफ द कैनाल, और यहाँ पर लॉसेस भी दिए हुए हैं आपको। कैनाल में कितने लॉसेस हो रहे हैं, रिजर्वायर में देयर आर लॉसेस इन कैनाल एंड रिजर्वायर। तो चलिए देखते हैं क्या हो रहा है। आप टेबुलर फॉर्म में किस तरीके से डेटा गिवन किया हुआ है वो देखते हैं। देखिए फर्स्ट हमारे पास जो गिवन किया हुआ है वो है क्रॉप्स। देन आपको किया हुआ है बेस पीरियड डेज में, देन आपको गिवन किया है ड्यूटी हेक्टेयर पर क्यूमेक में, आपको गिवन किया हुआ है इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन परसेंटेज की टर्म में। ठीक है, ये डेटा आपको गिवन किया हुआ है। आपको क्रॉप्स गिवन की हुई है व्हीट, शुगर केन, कॉटन, राइस एंड वेजिटेबल्स। ठीक है, यहां पर हमारे पास 5 क्रॉप्स की वैल्यू गिवन की हुई है। 5 क्रॉप्स, देयर आर 5 क्रॉप्स। डेज की बात करें हम तो यहाँ पे 120 डेज, 360 डेज, 180 for cotton, 120 for rice, and for 120 for vegetables. Duty value is given is 1800, 1700, 1400, 800, 700. Intensity of irrigation is given as 20, 10, 15 and 15. Okay, first step, if the intensity of irrigation is given and CC is given, then we can calculate the easily area directly हम calculate कर सकते हैं। तो calculate कर लीजिए यहाँ पर area
in hectare जस्ट इस तरीके से जस्ट मल्टीप्लाई कर दीजिए सीसी किसकी वैल्यू से। सीसी हमारे पास वैल्यू में क्वेश्चन में जो गिवन किया हुआ है कितना गिवन किया 40,000 40,000 आपको गिवन किया हुआ है। कैलकुलेट कर लीजिए 40,000 से मल्टीप्लाई कीजिए 20 से 20% है याद रखिए परसेंटेज की टर्म में गिवन की हुई है तो 20 से 40,000 से करेंगे 8,000 अगेन 8,000 10 20,000 है 2,000 40,000 है ना 40,000 तो मतलब 4,000 यहाँ पर हम करेंगे 20 हमारे पास 40 है तो 6,000 देन 6,000 ठीक है सिंपल कैलकुलेशन फॉर द एरिया। Then we can also calculate the discharge value for these particular crops. How to calculate the discharge value? Discharge simple सा Q value आप हम ऑलरेडी कैलकुलेट करते आ रहे हैं किस तरीके से एरिया divided by duty. Area we already know the area and duty is already given in the question. एरिया हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं ड्यूटी क्वेश्चन में गिवन की हुई है तो वी कैन जस्ट डिवाइड द वैल्यूज एंड वी कैन इजीली कैलकुलेट। तो यहाँ पर हमारे पास वीट के लिए हम निकालें क्यों वीट के लिए तो एरिया हमारे पास 8,000 डिवाइडेड बाय 1,800 जब आप करेंगे इसको तो 4.4 क्यूमैक में आपको वैल्यू मिल जाएगी। क्यू शुगर केन जस्ट डिवाइडेड बाय 8,000 डिवाइडेड बाय 1,700 जब आप डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो आएगी 47 क्यूमैक। नेक्स्ट वैल्यू कॉटन फॉर द कॉटन divided by 4,000 divided by 1,400 the value will come 2.85 क्यूमैक। next value will come rice for rice 6,000 divided by 800 यहाँ पर हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 5 क्यूमैक not 5 not 7.5 क्यूमैक। नेक्स्ट लास्ट वन इज वेजिटेबल्स या फिर वेजिटेबल्स या फिर जायद सीजन में हम कह सकते हैं जायद सीजन का पार्ट है तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी। देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन किस तरीके से इनपुट अब हमें निकालना है डिजाइन डिस्चार्ज की वैल्यू। दीज आर द डिजाइन डिस्चार्ज व्हिच मींस वी हैव दिस इज द मिनिमम रिक्वायरमेंट एट द फील्ड कि हमारे पास फील्ड पर इतना अमाउंट ऑफ वाटर अवेलेबल होना चाहिए फॉर द प्रोड्यूसमेंट या प्रोडक्शन ऑफ दिस क्रॉप। अब यहाँ पे देखिए वीट किस टाइप की क्रॉप है वीट हमारे पास किस सीजन की क्रॉप है ये हमारे पास क्रॉप है रबी सीजन क्रॉप। शुगर केन हमारे पास किस टाइप की क्रॉप है पेरिनियल टाइप की क्रॉप। कॉटन हमारे पास किस टाइप की क्रॉप है हमारे पास कॉटन। राइस किस टाइप की क्रॉप है हमारे पास वेजिटेबल किस टाइप की क्रॉप है ये आपको रबी हो गया शुगर केन हो गया। कॉटन के बारे में आपको पता है कॉटन हमारे पास खरीफ हो जाता है राइस में भी खरीफ हो जाता है और नेक्स्ट हमारे पास वेजिटेबल जो कि जायद हो जाता है। ठीक है तो मैक्सिमम डिस्चार्ज की वैल्यू आपके पास किस तरीके से कैलकुलेट होगी मैक्सिमम या फिर जो डिजाइन डिस्चार्ज required at the field मैक्सिमम ऑफ अब यहाँ पे हमारे पास ईच एंड एवरी टाइप इज क्रॉप इज अवेलेबल ईच एंड एवरी सीजन टाइप ऑफ क्रॉप इज अवेलेबल तो यहाँ पर सिंपली खरीफ प्लस रबी खरीफ प्लस पेरिनियल रबी प्लस पेरिनियल एंड जायद प्लस पेरिनियल जो भी मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास अवेलेबल हो जाएगी। कैलकुलेट कर लेते हैं खरीफ सीजन के लिए तो क्यों खरीफ खरीफ में हमारे पास दो क्रॉप है कॉटन एंड राइस एंड पेरिनियल दैट मींस समेशन ऑफ 4.7 2.85 एंड 7.5
तो यहाँ पर आप लिखेंगे कौन कौन सी हमारे पास है 4.7, 2.85 एंड 7.5। ठीक है, ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 15.05 क्यूबैक। रबी एंड पेरिनियल, रबी के लिए हमारे पास वैल्यू है 4.44, 4.7, 4.44 plus 4.7. There will be some values there, 11, then 8 and 9 values there. Then Zaid and perennial crops, Zaid and perennial crops के लिए हमारे पास क्या वैल्यू हो जाएगी? मीन्स वेजिटेबल की मात्र 8.57 plus 4.7. Their value is 13.27. ओके, यहां तक सिंपल तरीके से सिर्फ ऐड कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं हम? सिंपल तरीके से सिर्फ ऐड कर रहे हैं, अभी तक और कुछ भी नहीं चल रहा है। तो यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास क्या आ गई? which is required at the field is 15.05 क्यूबैक। मीन्स हमारे पास सच टाइप ऑफ अमाउंट जो हमारे पास इतना अमाउंट हमारे पास अवेलेबल है, कहां पर? फील्ड पर, थ्रू द कैनाल सिस्टम। फील्ड पर अगर हमारे पास इतना अमाउंट अवेलेबल है तो वी कैन प्रोड्यूस ऑल सच टाइप ऑफ क्रॉप्स। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास मैक्सिमम ऑफ दिस वैल्यू। तो नेक्स्ट चलते हैं। अब हमारे पास ये तो हमें कैलकुलेट नहीं करना था, हमारे पास क्वेश्चन में क्या पूछा गया था? क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था कैपेसिटी ऑफ रिजर्वायर एंड कैपेसिटी ऑफ द कैनाल। कैपेसिटी पूछी हुई। कैपेसिटी मींस हाउ मच वॉल्यूम इज रिक्वायर्ड इन द कैनाल सिस्टम एंड द रिजर्वायर सिस्टम। जी वो कैलकुलेट करना है हमें दो, और रिजर्वायर लॉसेस हमें दिए हुए हैं। रिजर्वायर लॉसेस हमारे पास इतने हो रहे हैं, कैनाल लॉसेस हमारे पास इतने हो रहे हैं। देखिए अब किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। वॉल्यूम की वैल्यू हमें निकालना है, डिस्चार्ज की रिक्वायरमेंट। आपको यहाँ पे दिख रहा है कि डेज में वैल्यूज गिवन की हुई है, बेस डेज में आपको वैल्यूज गिवन की हुई है, डेल्टा की आपको वैल्यू की हमारे पास वैल्यू गिवन की है, ड्यूटी की वैल्यू। तो विद द हेल्प ऑफ बेस पीरियड एंड ड्यूटी वी कैन कैलकुलेट अमाउंट ऑफ वाटर। मिस वॉल्यूम की वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं। किस तरीके से? वॉल्यूम 4.4 क्यूमेक का डिस्चार्ज कितने टाइम के लिए हम प्रोवाइड कर रहे हैं? 120 डेज के। क्यूमेक कितने पर सेकेंड? दिस टाइप ऑफ अमाउंट ऑफ रिक्वायर्ड इज रिक्वायर्ड फॉर द 120 डेज। ये बेस पीरियड क्या है? टोटल ड्यूरेशन ऑफ द क्रॉप। ये हमारे पास उसी को अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या मिल जाएगा? वॉल्यूम वैल्यू। चलिए देखिए इस तरीके से सिंपल। वॉल्यूम required at the field for different crops। चलिए देखिए किस तरीके से। सबसे पहले हम निकाल लेते हैं वीट के लिए। वीट के लिए हमारे पास जो डिस्चार्ज की वैल्यू थी वो थी क्यूमेक मीटर क्यूब पर सेकेंड। कितने टाइम के लिए? 120 डेज के लिए। डेज है, जस्ट कन्वर्ट इनटू टर्म्स ऑफ सेकंड्स, सो वी कैन कैंसल आउट द यूनिट्स। ओके, तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई। तो सिंपली यहाँ पे आप कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 40 मिलियन मीटर क्यूब। फर्स्ट वैल्यू हमारे पास वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ वाटर रिक्वायर्ड फॉर द व्हीट क्रॉप। नेक्स्ट हमारे पास शुगर केन थी। शुगर केन के लिए जो डिस्चार्ज की रिक्वायरमेंट थी वो 4.7। इसके लिए जो हमारे पास बेस पीरियड गिवन किया हुआ था वो था 360 डेज। ये देखिए 360 डेज मींस 360 डेज का मतलब क्या हो गया? थ्रू आउट द ईयर ही चल रही है। तो कर दीजिए जस्ट मल्टीप्लाई, जस्ट कन्वर्जन। कन्वर्जन इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपको ध्यान रखना पड़ेगा ये यहाँ पर कन्वर्जन के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास वॉल्यूम ऑफ शुगर केन आ गया।
देन वॉल्यूम फॉर द कॉटन, वाटर रिक्वायरमेंट फॉर द कॉटन क्रॉप। कॉटन के लिए डिस्चार्ज की रिक्वायरमेंट हमारे पास कितनी थी? 2.85। ये हमारे पास हो गया 24 मल्टीप्लाई बाय 300। तो वैल्यू हमारे पास कैलकुलेट हो गई सिंपली 44.478 मिलियन मीटर क्यूब। ठीक है, ये हमारे पास वैल्यूज ऑफ कॉटन के लिए। नाउ नेक्स्ट हमारे पास जो कैलकुलेशन करनी है, आपको कैलकुलेट करना है किसके लिए? फॉर द राइस। द डिस्चार्ज रिक्वायर्ड फॉर द राइस इज 7.5 मीटर क्यूब। जस्ट कन्वर्ट इनटू इन वॉल्यूम टर्म, मल्टीप्लाई कर दीजिए इसके बेस पीरियड से। बेस पीरियड इसका कितना था वो तो देखें, 120 एंड 120, लास्ट टू का 120। कॉटन के लिए हमने बेस पीरियड का मल्टीप्लिकेशन नहीं, 180 है यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में। 24 ये हमारे पास है, तो ये वैल्यू हमारे पास आ गई 17.776 मिलियन मीटर क्यूब। लास्ट हमारे पास जो है वॉल्यूम फॉर द वेजिटेबल्स, डिस्चार्ज की वैल्यू थी हमारे पास थी 8.57, मल्टीप्लिकेशन में हमारे पास 120, ये हमारे पास कैलकुलेट हो गई 88.86 मिलियन मीटर। ठीक है, हमने मिलियंस में वैल्यूज को कैलकुलेट किया हुआ है, याद रखिएगा, मिलियंस में वैल्यू को कैलकुलेट किया हुआ है। ठीक है, तो चलिए अब टोटल अमाउंट ऑफ वाटर हमारे पास निकाल लेते हैं। अभी तक हमने डिस्चार्ज के टर्म में निकाला था, ये हमारे पास वॉल्यूम के टर्म में आ गया। टोटल अमाउंट ऑफ वाटर कितना रिक्वायरमेंट है, जस्ट ऐड कर दीजिए, सभी वैल्यूज को ऐड कर दीजिए। टोटल अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायर्ड विच इज इक्वल टू, टोटल जब आप इसको ऐड करेंगे तो यहाँ पर जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 403.44 मिलियन मीटर क्यूब। दिस अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायर्ड इन द रिजर्वायर। जब हमारे पास इतना अमाउंट ऑफ वाटर अवेलेबल होगा रिजर्वायर में, तभी तो हम क्या प्रोवाइड कर सकते हैं, कैनाल को दे सकते हैं, तो कैनाल से वाटर फील्ड पर जा सकता है। तो दिस अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायर्ड एक्चुअली कहाँ पर है, फील्ड पर है। ये हमने क्या कैलकुलेट किया है, डिस्चार्ज की वैल्यू, मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर डिस्चार्ज से हमने क्या सिंपली कैलकुलेट किया, दिस अमाउंट ऑफ वाटर एक्चुअली रिक्वायर्ड एट द फील्ड। फील्ड पर हमारे पास इतना अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायरमेंट है। अब देखिए तो रिजर्वायर में कितना रिक्वायरमेंट होगा वो देखते हैं। तो फर्स्ट तो हमारे पास जो ये तो हमने कैलकुलेशन की, अब आ जाइए क्वेश्चन पे। फर्स्ट कैलकुलेट करना, फाइंड द रिजर्वायर कैपेसिटी इन द कैनाल कैपेसिटी। तो चलिए कैनाल कैपेसिटी को निकालते हैं। हमारे पास जो लॉसेस है वो है, कैनाल में लॉसेस है 25 एंड रिजर्वायर में 15%। तो देखिए फर्स्ट तो हमारे पास देखिए कैनाल की बात करते हैं कि किस तरीके से ये लॉसेस कैलकुलेशन की जाती है। ये हमारे पास सपोज एरिया हमारा है, फील्ड एरिया हमारे पास है। यहाँ पर मैक्सिमम डिस्चार्ज की रिक्वायरमेंट हमारे पास कितनी थी, टोटल जो हमने डिजाइन डिस्चार्ज की वैल्यू कैलकुलेट की थी वो कितनी थी, 15.05। यहाँ पर जो डिस्चार्ज की रिक्वायरमेंट थी वो क्यूमैक। ये अमाउंट ऑफ वाटर आ कहां से रहा है, एक्चुअली यहाँ पर इससे कैनाल सिस्टम जुड़ा हुआ होगा। ठीक है, यहाँ से इस तरीके से ये हमारी कैनाल में लॉसेस हो रहे थे। देयर आर सम लॉसेस इन द कैनाल, दे ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन, 25%। अब देखिए मीन्स 25%, जैसे वाटर यहाँ पर कोई है, यहाँ पर सपोज कोई कैनाल डिस्चार्ज है, सपोज यहाँ पर हमने क्यूसी से इसको डिनोट कर दिया, कैनाल डिस्चार्ज क्यूसी, क्यूसी से हमने यहाँ पे डिनोट कर दिया इसको। ये कैनाल का हमारा हेड पॉइंट है,
कैनाल के हेड पॉइंट में क्यूसी डिस्चार्ज था, उसके 15% लॉस हो गया और यहाँ पर इतना पहुंचा। तो मतलब कहने का मतलब क्या है कि हमारे पास क्यूसी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, तो ज्यादा होगी तभी तो। यहाँ पर क्यूसी हमारे पास था, उसमें से 25% लॉस हो गया, तो 25 आप क्या कर दीजिए, डिडक्ट कर दीजिए, तो डिवाइडेड बाय आपको जो वैल्यू मिलेगी वो मिल जाएगी इस वैल्यू। इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको अगर लॉस का कॉन्सेप्ट समझ में आता है तो डायरेक्टली आप क्या कर सकते हैं, 25% लॉस हो रहा है, इस वैल्यू को डिवाइड कर दीजिए 0.75 से, इसी तरीके से हो जाएगा। बट अगर नहीं समझ में आता है तो यहाँ से समझिए, क्यूसी यहाँ पर है, क्यूसी में से 25% लॉस हो गया, मतलब लॉस किसका है, किसका, डिजाइन डिस्चार्ज क्यूसी का ही था, क्यूसी में से 25% लॉस हो गया। लॉस होने के बाद जो अमाउंट ऑफ वाटर यहाँ पे पहुंचा वो कितना था, 15.05 इक्वेशन। यहाँ पे जब आप इसको इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, क्यूसी माइनस 0.25, यहाँ पे क्या जाएगा 0.75 क्यूसी, ये हमारे पास वैल्यू आ गई, तो ये हमारे पास 0.75 है। तो इसी की हम बात कर रहे थे 0.75 की। अगर आपको लॉस का कॉन्सेप्ट समझ में आता है तो यू कैन डायरेक्टली कैलकुलेट जस्ट दिस वैल्यू डिवाइडेड बाय 0.75, ठीक है। यहाँ पर क्यूसी की वैल्यू आ जाएगी। क्यूसी हमारे पास क्या है, दिस इज द कैपेसिटी ऑफ द कैनाल इन टर्म्स ऑफ डिस्चार्ज। यहाँ पे आप 15.05 डिवाइडेड बाय 0.75, द वैल्यू विल कम 20.08 क्यूमैक, ठीक है। इस तरीके से वी कैन कैलकुलेट द वैल्यूज, सिंपली इजी तरीके से डिस्चार्ज की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, जो था इसमें कैनाल की कैपेसिटी, दिस इज द कैनाल कैपेसिटी। नेक्स्ट वन था रिजर्वायर, कितना हमारे पास रिक्वायरमेंट है, हाउ मच वाटर इन रिक्वायर रिजर्वायर। तो यहाँ से इसको समझते हैं आप, इसको यहाँ से समझते हैं। अब रिजर्वायर कहाँ कनेक्ट होगा, ये याद रखिएगा 403 पॉइंट हमारे पास जो वैल्यू है टोटल, यहाँ पर इतनी वैल्यू है। ये हमारी कैनाल कनेक्टेड है, ये कैनाल है, कैनाल में वाटर कहाँ से आता है, रिजर्वायर से। यहाँ पर कहीं रिजर्वायर कनेक्ट हुआ है, रिजर्वायर यहाँ से भी कनेक्शन हुआ है, ये इस तरीके से वाटर है। अब यहाँ पर ये बोल रहा है कि रिजर्वायर में भी कुछ लॉसेस हो रहे थे, रिजर्वायर में भी 15% लॉसेस हो रहे थे। चलिए 15% लॉसेस करवा देते हैं यहाँ से, वाटर 15% लॉसेस इन द रिजर्वायर, इन द रिजर्वायर 15% लॉसेस हमारे पास यहाँ से हो रही थी, ठीक है। हमारे पास रिक्वायरमेंट कितनी थी, अब यहाँ पे वॉल्यूम के टर्म में रिजर्व निकाल दीजिए। How much volume we have to require at the field is 403.44 million meter, ठीक है। अब यहाँ पे हम डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं, हमें क्या निकालना है, वॉल्यूम ऑफ, हम कैपेसिटी ऑफ रिजर्वायर वॉल्यूम के टर्म्स में, तो डायरेक्टली आप यहाँ पे अगर आपको कॉन्सेप्ट लॉसेस का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो डायरेक्टली हम क्या कर सकते हैं, सिंपली 15% लॉसेस यहाँ से हो रहे हैं, 25 यहाँ से हो रहे हैं, तो यहाँ पर हमारे पास क्या हुई, कैपेसिटी आपको निकालनी है, रिजर्वायर कैपेसिटी। The reservoir capacity is equal to 403.44. So there are 15% losses, that means 0.85 multiply by 25 losses हमारे यहाँ पर हो गए, तो मतलब 0.75. So there are some value. तो यहाँ पर हमारे पास रिजर्वायर की कैपेसिटी कैलकुलेट होगी, the value will come 632.84 मिलियन मीटर क्यूब। हमने डायरेक्टली क्या कर लिया, लॉसेस का जो कॉन्सेप्ट था वो अप्लाई कर दिया। अगर यहाँ पे आपको समझ में नहीं आता है, याद रखिएगा, अगर यू डोंट अंडरस्टैंड द लॉसेस डायरेक्टली, यहाँ पर कब हमें 15 रख देते हैं, कब यहाँ पे हमारे पास रख देते हैं, किस तरीके से वैल्यूज को यहाँ पर 100 माइनस करके 0.5 करके रख देते हैं। याद रखिएगा, आप यहाँ एफिशिएंसी वगैरह पढ़ते हैं, वहां पर भी आप या वहां पर डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देते हैं, बट यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं, ठीक है, माइनस करके कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ही लॉसेस हो रहे हैं। सिंपल सा फंडा है, आपको भी बताया था कि किस तरीके से ये
चेंजेस होते हैं। Q माइनस हमारे पास लॉसेस 0.25 टू डिवाइडेड बाय हमारे पास कुछ वैल्यूज आई थी हमारे पास, यहाँ पे वॉल्यूम के टर्म में है तो आप वॉल्यूम के टर्म में लिख लीजिए, वो हमारे पास कोई इश्यू नहीं होता। ठीक है, तो ये हमारे पास क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, इस तरह के क्वेश्चन 2 मार्क्स में पूछे जाते हैं। दिस इज द वन ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको हर चीज आपको क्लियर कर देगा। ठीक है, देख लीजिए एक बार, फिर इसमें हम आगे चलते हैं। ठीक है, ये आपने नोट नहीं किया हो तो ये देख लीजिए। नेक्स्ट वन, यहाँ पर क्या है, टेबल बनाकर हम सॉल्व करते हैं तो इजी तरीके से हो जाता है। यहाँ पर हमने टेबलर फॉर्म में क्या दिया, इजी तरीके से एरिया की वैल्यू, डिस्चार्ज वैल्यू डायरेक्टली यहाँ पर हमने कैलकुलेट किया, तो वी डोंट रिक्वायर एनी अदर। यहाँ पर डिजाइन डिस्चार्ज की वैल्यू फील्ड पर कैलकुलेट, यहाँ पर हमारे पास वैल्यूज आ गई। देन वी कैलकुलेट द वॉल्यूम फॉर डिफरेंट क्रॉप्स। देन यहाँ पे हमने, आपने पहले उतार लिया होगा किस तरीके से हमने डिजाइन कैपेसिटी दी, कैनाल कैपेसिटी की वैल्यू कैलकुलेट की थी, किस तरीके से हमने वॉल्यूम की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। ठीक है, एक बार देख लीजिए, फिर बढ़ते हैं आगे। तो ये हमारा सेकंड टॉपिक था। सेकंड जो हमारे पास जो चैप्टर था, सेकंड चैप्टर का सेकंड टॉपिक यहाँ पे हमारे पास ये फिनिश होता है। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है वो है सॉइल मॉइस्चर रिलेशनशिप, उसके बारे में देखते हैं। चलिए देखिए, सॉइल मॉइस्चर इरिगेशन रिलेशन हमारे पास नेक्स्ट वन है। नेक्स्ट टॉपिक इज soil moisture irrigation relation। सॉइल मॉइस्चर इरिगेशन रिलेशन। ठीक है, अब सॉइल मॉइस्चर इरिगेशन रिलेशन क्या होते हैं उसके बारे में देखेंगे। यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट हमारे पास क्या अवेलेबल, हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट जो वाटर कंडीशन मॉइस्चर अवेलेबल होते हैं सॉइल में, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। ठीक है, चलिए फर्स्ट तो देखिए यहाँ पर, पहले तो हम बता दें कि क्या क्या जोन होते हैं हमारे पास यहाँ। सपोज हमारा इम्परवियस सरफेस है ये, तो बॉटम पॉइंट,
ये हमारा इम्परवियस स्ट्रेटा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास इसके ऊपर क्या होता है, ग्राउंड वाटर। ये हमारा ग्राउंड वाटर है। तो नेक्स्ट हमारे पास ये ग्राउंड वाटर है। इसके ऊपर जस्ट इसके अबाउ कैपिलरी जोन, ये हमारा कैपिलरी जोन, सिंपल इसके जस्ट अबाउ। हमारे पास इसके ऊपर होता है इंटरमीडिएट जोन। इंटरमीडिएट जोन, सिंपल सा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास हो गया रूट जोन। इसके ऊपर जस्ट हमारे पास इंटरमीडिएट जोन के हमारे पास क्या गया, रूट जोन। ये हमारे पास सिंपल सा कह सकते हो आप प्लांट्स वगैरह, ठीक है। ये हमारे पास रूट जोन। तो यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट जोन होते हैं, तो डिफरेंट डिफरेंट हमारे पास ये कहलाते हैं। यहाँ पर टोटली जिसमें वाटर होता है इसको बोलते हैं जोन ऑफ सैचुरेशन। Soil pores is totally filled by the water. This is known as zone of saturation. जो इसके above zone है, there are some airs also available, there are some water is also available. तो यहाँ पर ही हमारे पास है zone of aeration. Zone of aeration इसको बोलते हैं, zone of aeration. Zone of aeration, simple सा। ये हमारे पास इस तरीके से इसको क्लासिफाइड किया गया है। एंड जोन ऑफ एरिएशन ही हमारे पास सिंपली इट इज आल्सो नोन एज सॉइल मॉइस्चर। याद रखिएगा हमारे यहाँ पे रिक्वायरमेंट क्या है, प्लांट्स के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट। तो प्लांट्स क्या करते हैं, जो वाटर कहाँ से एक्सट्रैक्ट करते हैं, कहाँ से यूटिलाइज करते हैं, जो सॉइल्स के जो पोर्स होते हैं उसमें वाटर फिल अप होते हैं, तो उसी फिल अप वाटर को क्या करते हैं अपनी प्लांट्स अपनी ग्रोथ के लिए यूटिलाइज करते हैं। तो दिस इज द सॉइल कैपिलरी वाटर, इंटरमीडिएट वाटर जोन एंड जोन ऑफ सैचुरेशन, सिंपल सा। ये हमारे पास सिंपल सा एक डायग्राम है क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल वाटर के लिए, ठीक है। चलिए अब इसमें देखते हैं, सबसे फर्स्ट हमारे पास ग्रेविटेशनल वाटर। फर्स्ट डेफिनेशन हमारे पास इसमें है। फर्स्ट यहाँ पर हम यहाँ पे अगेन यहाँ पर नंबर ऑफ टर्मिनोलॉजी को डिस्कस करेंगे, देन वी विल डिस्कस द न्यूमेरिकल पार्ट। तो फर्स्ट हमारे पास फर्स्ट टर्मिनोलॉजी वो है ग्रेविटेशनल वाटर। ग्रेविटेशनल वाटर, सिंपल GW से इसको शो करते हैं। सिंपल सी डेफिनेशन है, उसको देखते हैं फिर आपको समझाते हैं क्या। तो GW ग्रेविटेशनल वाटर is that water is that water which is that water which is not held by the soil, is not held by the soil, as this water drains out freely under the action of gravity.
अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी। सिंपल सा। ग्रेविटेशन आपको नाम से पता चल रहा है कि अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी जो वाटर डायरेक्टली क्या ड्रेन आउट हो जाता है, डायरेक्टली क्या जोन ऑफ सैचुरेशन को ज्वाइन कर लेता है, डायरेक्टली ग्राउंड वाटर को ज्वाइन कर लेता है। सिंपली क्या करती है सॉइल जो हमारे फोर से, सपोज आपने इरिगेशन स्टार्ट किया, आपने जैसे फील्ड को वाटर प्रोवाइड किया, आपको पता है हमने बताया था फील्ड को वाटर जैसे प्रोवाइड करेंगे तो कुछ अमाउंट ऑफ वाटर पोर्शन होता है डायरेक्टली जाके सॉइल को, जो डायरेक्टली जाके ग्राउंड वाटर को ज्वाइन कर लेता है। जो वाटर ग्राउंड वाटर को ज्वाइन कर लिया वो दिस इज नोन एज ग्रेविटेशनल वाटर। ठीक है, सिंपल सा था अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी। यहाँ पे हमारे पास दिस इज नोन एज ग्रेविटेशनल वाटर। नेक्स्ट वाटर हमारे पास जो है सेकंड हमारे पास है कैपिलरी वाटर। हमारे पास कैपिलरी वाटर। अब कैपिलरी वाटर है क्या, सिंपल सा नाम से पता चल रहा है कुछ अमाउंट ऑफ वाटर तो क्या डायरेक्टली अंडर द ग्रेविटेशन ऑफ द एक्शन के थ्रू क्या हो गया, ग्रेविटी वाटर को ज्वाइन कर लिया, ग्राउंड वाटर को ज्वाइन कर लिया, बट कुछ पोर्शन क्या होता है सॉइल के पोर्स में स्टोर हो जाता है। तो जो सॉइल के पोर में स्टोर हुआ है दिस इज नोन एज कैपिलरी वाटर। और दिस वाटर इज द वेरी इंपॉर्टेंट वाटर, वेरी इंपॉर्टेंट वाटर फॉर द प्लांट ग्रोथ। प्लांट की जो ग्रोथ के लिए जो वाटर रिक्वायर्ड होता है दिस इज द वाटर, कैपिलरी वाटर। ठीक है, तो एक स्मॉल सी डेफिनेशन लिख लेते हैं फिर देखते हैं। तो कैपिलरी वाटर, कैपिलरी water is that water which is retained in the soil, after the gravitational water gets drained off, सिंपल सा वही आपको पता है कि आफ्टर जो ग्रेविटेशनल वाटर ड्रेन हो गया बाद में जो सॉइल्स के पोर्स में जो स्टोर हो जाता है दिस इज नोन एज हमारे पास कैपिलरी वाटर। दिस इज नोन एज कैपिलरी वाटर। ओके, याद रखें दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वाटर। CW यहां पर ही कैपिलरी वाटर is the most beneficial for plant growth, and CW capillary water सिंपल टर्म में CW से हमने शो कर दिया। कैपिलरी वाटर इज ऑल्सो नोन एज अवेलेबल वाटर। अवेलेबल वाटर भी शो करते हैं। अवेलेबल वाटर है हमारे पास सिंपल AW से। याद रखिएगा यहाँ पर हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते जाएंगे, ये काफी ज्यादा बाद में यूटिलाइज करेंगे, हम शॉर्ट फॉर्म में यूटिलाइज करेंगे। दिस इज ऑल्सो नोन एज अवेलेबल वाटर। ये क्वेश्चंस काफी बार नंबर ऑफ JEE and AEN के एग्जामिनेशन होते स्टेट के हमारे पास एग्जामिनेशन का इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन वहां पर पूछा गया है कि जो प्लांट्स की जो ग्रोथ के लिए है व्हिच वाटर इज रिक्वायर्ड फॉर द प्लांट ग्रोथ दिस इज नोन एज कैपिलरी वाटर। वहां पे नंबर ऑफ ऑप्शंस आपको गिवन होते हैं, वहां पे आपको कैपिलरी वाटर आपको चूज करना होता है। ठीक है, चलिए ये हमारे पास होगी इसकी डेफिनेशन। नेक्स्ट हमारे पास आता है नेक्स्ट डेफिनेशन, नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी हाइग्रोस्कोपिक वाटर। हाइग्रोस्कोपिक वाटर व्हाट इज दिस, बस इसकी डेफिनेशन लिखते हैं फिर इसको समझते हैं। याद रखिएगा हाइग्रोस्कोपिक वाटर का स्मॉली SW से शो कर देते हैं। तो SW is that water, hygroscopic is that water which is absorbed by the particle
which is absorbed by the particles of clay, dry soil, and is held on a very thin film, on a very thin film on the surface of soil particles due to adhesion. हमारे पास कोहेजन और एडेशन फोर्सेस होते हैं, आपने पढ़े होंगे फ्लूइड मैकेनिक्स में, उसी के यहाँ पर हाइग्रोस्कोपिक वाटर कुछ भी, ये सिंपल से क्या होता है, सिंपल हाइग्रोफिसिक वाटर इज द वाटर व्हिच इज हेल्ड बाय द ड्राई सॉइल। जो ड्राई सॉइल के हमारे पास पार्टिकल्स होते हैं, ड्राई सॉइल आपको पता है, सिंपल से ड्राई सॉइल, ड्राई सॉइल में क्या होता है, जैसे पार्टिकल होता है फिर ड्यू टू द केमिकल फोर्सेस वहां पर एक थिन लेयर क्रिएट हो जाती है, थिन लेयर क्रिएट हो जाती है ड्यू टू केमिकल फोर्सेस, ड्राई पार्टिकल और वाटर के बीच में, वाटर मॉलिक्यूल के बीच में एक बॉन्डिंग से क्रिएट हो जाती है ड्यू टू एडेशन फोर्सेस। तो दिस टाइप ऑफ वाटर इज नोन एज हाइड्रोस्कोपिक वाटर। याद रखिएगा हाइड्रोस्कोपिक वाटर में क्या केमिकल बॉन्डिंग से क्रिएट हो जाती है। अब बिकॉज ऑफ केमिकल बॉन्डिंग वी कांट यूटिलाइज दिस वाटर एज ए प्लांट्स, क्योंकि प्लांट्स क्या होती है, इस वाटर जो बॉन्डिंग होती है उसको एक्सट्रैक्ट तोड़ नहीं पाती, ब्रेक नहीं कर पाती, अगर ड्रॉप नहीं कर पाएंगी, ब्रेक नहीं कर पाएंगी, तो जो वाटर है वो इससे क्या करता है, हेल्ड हो जाता है, सिंपली क्या होता है, एडेशन फोर्सेस क्या होता है, जो हमारा सॉइल है उसको बहुत तरीके से क्या फोर्सेस एक तरीके से रोक के रखती है, और रोक के रखती है तो यहाँ से प्लांट्स के लिए वाटर को यूटिलाइज नहीं कर पाते। तो सच टाइप ऑफ वाटर इज नॉट यूटिलाइज्ड बाय द प्लांट्स फॉर इट्स ग्रोथ। तो दिस इज नॉन एज हाइड्रोस्कोपिक वाटर। सिंपल हमारे पास ये है, ठीक है। चलिए, तो दिस वाटर इज नॉट अवेलेबल फॉर द प्लांट्स। नेक्स्ट हमारे पास आता है सॉइल मॉइस्चर कांस्टेंट। नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन है, ये हमारे पास 3 स्मॉल सी डेफिनेशंस थी। नेक्स्ट जो हमारे पास है टॉपिक्स में, फर्दर टॉपिक में, सॉइल मॉइस्चर कांस्टेंट। सॉइल मॉइस्चर कांस्टेंट, तो देखिए सॉइल मॉइस्चर कांस्टेंट, सबसे फर्स्ट जो हमारे पास डेफिनेशन है सॉइल मॉइस्चर कांस्टेंट में, वो फर्स्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन इज फिल्ड कैपेसिटी। Field capacity is denoted as F dot C। आपने सॉइल में वाटर कंटेंट की डेफिनेशन पढ़ी, वाटर कंटेंट इज द रेशियो ऑफ वाटर ऑफ, जो हमारे पास वाटर कंटेंट डिवाइडेड बाय द वेट ऑफ सॉलिड, वेट ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय द वेट ऑफ सॉलिड। सिंपल फील्ड कैपेसिटी में हमारे पास यही है। सॉइल की पोर्स में, सॉइल की जो पोर्स है, वॉइड्स है, उसमें जो हमारे पास वाटर कलेक्ट होता है, वाटर जो हमारे पास हेल्ड है आफ्टर द ग्रेविटेशनल वाटर ड्रेन हो गया, उसके बाद में सॉइल ने अपने कुछ वाटर कुछ पोर्स में स्टोर हो गया, तो वेट ऑफ वाटर, दैट पर्टिकुलर वेट ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय द वेट ऑफ सॉलिड इज नोन एज फील्ड कैपेसिटी। ठीक है, सिंपल से हमारे पास यहाँ पे डेफिनेशन है, इसको देख लेते हैं, ये वाली लिख लेते हैं। इट इज द अमाउंट ऑफ वाटर, it is the amount of water contained, it is the amount of water contained held in the soil, held in the soil after excess water gets drained off due to gravity, and rate of downward movement has decreased, सिंपल सा, कौन सा अमाउंट का पोर्शन है ये,
जो आफ्टर द ड्रेन एक्सेस होने के बाद में ड्यू टू ग्रेविटी के थ्रू कुछ वाटर क्या हो गया, एक्सेस हो गया, उसके बाद में कुछ अमाउंट ऑफ वाटर यहाँ पर स्टोर हो गया, दिस इज नोन एज फील्ड कैपेसिटी। ठीक है, फील्ड कैपेसिटी यहाँ पर, फील्ड कैपेसिटी इज एक्सप्रेस्ड in terms of percentage, in terms of percentage, and field capacity को आप अगर रेशियो में लिखना चाहें तो किस तरीके से लिखते हैं, field capacity of the soil is equal to weight of maximum amount of moisture, maximum amount of moisture held, maximum amount of moisture held by soil gravity by the soil against the gravity, against the gravity divided by weight of solid या weight of dry soil, weight of dry soil, simple सा। This is known as field capacity, most important term है field capacity के बारे में। ये हमारे पास अब पूरे चैप्टर में यूज आने वाला है, जब हमारे पास लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, ये इसमें पूरा यूज आने वाला है फील्ड कैपेसिटी के बारे में। नेक्स्ट जो पॉइंट हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं वो है परमानेंट विल्टिंग पॉइंट। परमानेंट विल्टिंग पॉइंट, परमानेंट विल्टिंग पॉइंट, PWP। परमानेंट विल्टिंग पॉइंट क्या होता है, पहले इसको लिख लेते हैं फिर बाद में इसको बताते हैं अच्छे से। अगेन वही है, वाटर कंटेंट at which, water content at which plants is no longer able to extract water from the soil for its growth, सिंपल सा है कि फंडा क्या है। यहाँ पे देखिए आप फर्स्ट इस डायग्राम के थ्रू, ये रूट जोन है हमारे पास, सिंपली यहाँ पर आपको पता है कुछ वाटर अवेलेबल होगा तो कुछ अमाउंट ऑफ वाटर तो क्या प्लांट इजीली तरीके से एक्सट्रैक्ट कर लेती है फॉर यूज फॉर इस प्लांट ग्रोथ। बट कुछ अमाउंट ऑफ वाटर क्या होती है, कुछ लेवल के बाद में, सपोज यहाँ पर हम इसकी बात करें कि यहाँ पर कुछ वाटर है, यहाँ पर इजीली तरीके से इसने एक्सट्रैक्ट कर लिया, बट यहाँ पर भी कुछ वाटर था, बट रूट्स क्या है कि इस पॉइंट्स के नीचे बियॉन्ड दिस पॉइंट roots are not able to extract the water, so this point is known as permanent wilting point। ओके, यहाँ पर आपको समझने के लिए बताया, ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पे समझ लेंगे इंटरमीडिएट ऐसा कोई, ऐसा नहीं है, ये एक लेवल होता है, इसके नीचे यहाँ पर आप चले जाते हैं तो रूट्स क्या होती है, इतनी उनकी कैपेसिटी नहीं होती है, इतना उसका क्या कह सकते, फोर्सेस यहाँ पर अवेलेबल नहीं होते कि वो वाटर मॉलिक्यूल को एक्सट्रैक्ट कर सके। दिस इज नोन एज, दिस लेवल इज नोन एज परमानेंट विल्टिंग पॉइंट। ओके, यहाँ पे परमानेंट विल्टिंग पॉइंट। नेक्स्ट डेफिनेशन हमारे पास जो है वो है अवेलेबल वाटर। अवेलेबल वाटर, अवेलेबल मॉइस्चर भी कहते हैं, अवेलेबल वाटर भी बोलते हैं, कुछ भी आप कह सकते हो। मॉइस्चर का मतलब वाटर से ही होता है। अवेलेबल मॉइस्चर या फिर वाटर, इसको हम शो करते हैं
सिंपल सी AM। तो इट इज द डिफरेंस बिटवीन, सिंपल सा है, इट इज द difference between field capacity and permanent wilting point. It is the difference between field capacity and permanent wilting point. सिंपल सा हमारे पास टर्म है ये, अवेलेबल मॉइस्चर के बारे में डेफिनेशन हो गई है। मतलब परमानेंट विल्टिंग पॉइंट तो क्या था, परमानेंट विल्टिंग पॉइंट क्या था, जिसके नीचे हम क्या वो प्लांट्स हमारी रूट्स क्या है एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाती है। फील्ड कैपेसिटी क्या है, हमारे पास सिंपली जो वाटर अवेलेबल है मॉइस्चर में, सॉइल के पोर्स में अवेलेबल है, वो इजी तरीके से क्या कर सकती है, यूटिलाइजेशन कर सकती है। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द फील्ड कैपेसिटी एंड परमानेंट विल्टिंग। ठीक है, ये हमारे पास थर्ड वाला होगा। चलिए नेक्स्ट हमारे पास है, नेक्स्ट डेफिनेशन, फोर्थ डेफिनेशन, ये हमारे पास है रीडली अवेलेबल मॉइस्चर। रीडली या इसको बोलते हैं रेडली, कुछ भी कह सकते हैं, रेडली अवेलेबल मॉइस्चर in short form is called as RAM, easily available moisture. So it is the portion of available moisture which can be easily extracted, means there is no requirement of huge amount of force। मतलब हमारे पास प्लांट्स को ज्यादा वर्क नहीं करना पड़े, प्लांट्स डायरेक्टली क्या है बहुत ही इजीली तरीके से हमने वाटर को यूटिलाइज कर लिया, बहुत ही इजीली तरीके से वाटर को यूटिलाइज कर लिया, कोई फोर्सेस अप्लाई नहीं कर रहा। तो इसको बोलते हैं रेडली अवेलेबल मॉइस्चर। ठीक है, सिंपल टर्म है। इट इज द पोर्शन, it is the portion of, it is the portion of available moisture, means AM, available moisture which can be easily extract, which can be easily extract by the crops, by the crops। सिंपल सा ये टर्म हमारे पास अवेलेबल है। ठीक है, रेडली अवेलेबल मॉइस्चर। तो नेक्स्ट हमारे पास जो डेफिनेशन आ जाती है, एक टर्म यहाँ पे याद रखिएगा, रेडली अवेलेबल मॉइस्चर। अब एक होता है NARM, नंबर NRAM, नॉन रेडली अवेलेबल मॉइस्चर। नॉन रेडली अवेलेबल मॉइस्चर एक ऐसा मॉइस्चर, इट इज अगेन पोर्शन ऑफ द अवेलेबल मॉइस्चर। यहाँ पर हमें सिंपली होता क्या है कि यहाँ पर फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है, इट कैन नॉट बी इजीली एक्सट्रैक्ट। यहाँ पर हम इजीली तरीके से वाटर को एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते, वाटर अवेलेबल है बट जो रूट्स है उसको एक्स्ट्रा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। इसके लिए याद रखिएगा परमानेंट विल्टिंग पॉइंट, इसको कंफ्यूजन मत कीजिएगा, परमानेंट विल्टिंग पॉइंट इज बियॉन्ड दिस पॉइंट। यहाँ पर ठीक है, परमानेंट विल्टिंग पॉइंट से एक्सट्रैक्ट कर ही नहीं सकता प्लांट्स, बट फ्रॉम दिस पॉइंट plants can extract some amount of portion from this point, but we have to require more force, more work। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास सिंपली ये हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है नंबर 5 इज द ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट। ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट। ठीक है, तो देखिए ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट है क्या, इसको शॉर्ट फॉर्म में डिनोट करते हैं OMC। तो देखिए है क्या, इट इज द मॉइस्चर कंटेंट below which water is not easily available, water is not easily available for the crops, and with practice of irrigation, यहाँ पर आगे लिख देते हैं, with practice of irrigation
with practice of irrigation, moisture content in the root zone is not allowed to fall below OMC। देखिए इसको समझिए क्या है OMC के बारे में। अब हो क्या रहा है, देखिए यहाँ पर आपको एक डायग्राम के थ्रू इसको समझाते हैं सब। एक प्लॉट होता है, दिस इज प्लॉट नोन एज मॉइस्चर टाइम प्लॉट। टाइम मॉइस्चर प्लॉट, यहां से आपको समझ टाइम मॉइस्चर प्लॉट हमारे पास है। फर्स्ट हमारे पास फील्ड कैपेसिटी, ये सपोज यहाँ के मॉइस्चर अवेलेबल है, पुश अप मॉइस्चर पूरी डेप्थ में, ये फील्ड कैपेसिटी यहाँ पे नोट किया है। ये हमारे पास परमानेंट बिल्टिंग पॉइंट। डिफरेंस बिटवीन दिस पॉइंट इज नोन एज अवेलेबल मॉइस्चर, तो हमने डिस्कस किया था। The difference between these 2 points is known as available moisture. Now, available moisture, the portion of the available moisture which is easily extracted by the plant, it's known as readily available moisture, which is known as, in short form is RAM. ये हमारे पास अवेलेबल पोर्शन का कुछ पोर्शन है that can be easily extracted. This is known as readily available moisture. The portion which is not easily extracted or which cannot be easily extracted by the plant, this is known as non-RM, non readily available moisture। सिंपल सा, ठीक है, सिंपल से हमारे पास ये हमने डिस्कस की अब तक। नाउ ओएमसी क्या है? ओएमसी हमने खुद से डिफाइन कर लिया एक टर्म। ओएमसी हमने खुद से एक पॉइंट, एक लेवल डिफाइन कर लिया, यहां पर इसको बोला जाता है ओएमसी। ओएमसी एक लेवल डिफाइन कर लिया। ओएमसी होता क्या है? ये एक ऐसा लेवल है जिसके नीचे से इजीली तरीके से वाटर अवेलेबल नहीं हो पाता है। मतलब जैसे ही क्या होगा, हम क्या करते हैं, हमारे पास सॉइल, हमारे पास हमें क्रॉप्स का प्रोडक्शन करना है, हमने इरिगेशन करना है, तो इरिगेशन हमने वाटर की रिक्वायरमेंट है, बाहर से कुछ अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायरमेंट है क्रॉप के लिए। तो हम क्या करते हैं, सपोज हमारे पास इनिशियली कोई भी ड्राई सॉइल एकदम, हमने क्रॉप को प्रोडक्शन करना है, तो वहां पर गए, वहां पर हमने क्या कर दिया, परमानेंट बिल्टिंग पॉइंट है, कोई भी क्रॉप के लिए वाटर अवेलेबल नहीं, हमने वाटर अवेलेबल प्रोवाइड किया इरिगेशन के थ्रू। हम कहां तक प्रोवाइड करवाते हैं वाटर? फील्ड कैपेसिटी तक। फील्ड कैपेसिटी क्या है? मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल। तो यहाँ तक हमने वाटर प्रोवाइड करवा दिया, इस लेवल तक। अब होगा क्या, धीरे धीरे प्लांट्स अपने वाटर को यूटिलाइज करना स्टार्ट कर देगी। वाटर को यूटिलाइज करना स्टार्ट किया, तो वाटर क्या होगा, ड्रॉप होने लग जाएगा, वाटर ड्रॉप। इस पोजीशन पे आकर वाटर क्या करता है, ये पोजीशन हमारे पास आ रही है, वाटर यहाँ तक तो क्या इजीली तरीके से वाटर को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, बट जैसे ही नीचे जाएंगे प्लांट्स को एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ेगा। हम नहीं चाहते हैं कि प्लांट्स जो हमारे पास है, रूट जो है वो एक्स्ट्रा एफर्ट लगाए, इससे क्या है, एयर अफेक्ट हो जाती है। तो यहाँ पर हम जैसे ही वाटर इस लेवल के नीचे जाने का स्टार्ट होगा, तो हम क्या करेंगे, इरिगेशन के थ्रू वापस वाटर अवेलेबल करवा देंगे फील्ड कैपेसिटी। सिंपल सा, हम इसे नीचे जाने ही नहीं देंगे। हम चाहते हैं कि प्लांट्स जो है एक्स्ट्रा वर्क ना करें, एक्स्ट्रा एफर्ट ना लगाएं, इजीली तरीके से वापस यील्ड जो है मिलती रहे। तो यहाँ पर हम क्या करें, जैसे इस लेवल पे जाएंगे वाटर हम प्रोवाइड करवा देंगे, तो वापस इरिगेशन के थ्रू हमने वाटर प्रोवाइड, तो हमने एक लेवल डिफाइन कर दिया। तो दिस इज नोन एज ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट। ये हमारे पास इससे नीचे नहीं जाएगा, ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट की हम आपको पर ही वाटर रखेंगे। तो दिस इज RM and RM अवेलेबल मॉइस्चर, OMC एंड परमानेंट बिल्टिंग पॉइंट। दिस इज द मेन कह सकते हो, मेन बोन ऑफ दिस चैप्टर। ये जो हमारे पास सिंपल सा एक चार्ट है, यहाँ से ही क्वेश्चन बनते हैं। अगर आपको बनाना आ जाता है, तो नंबर ऑफ क्वेश्चन वी कैन इजीली सॉल्व। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। मॉइस्चर टाइम में ग्राफ होता है, फील्ड कैपेसिटी हमारे पास है, परमानेंट बिल्टिंग पॉइंट, द डिफरेंस बिटवीन नोन एज अवेलेबल मॉइस्चर, readily available moisture, non readily available moisture होता क्या है? We have to understand the concept wise चीजें। कॉन्सेप्ट आपको समझना जरूरी है, टर्म्स होते क्या है, उनका मीनिंग आपको पता होना चाहिए, तभी वी कैन सॉल्व द क्वेश्चन, तभी हम यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अदरवाइज
प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास ये कैलकुलेट हो गया। नेक्स्ट हमारे पास इसमें टॉपिक है वो है फ्रीक्वेंसी इरिगेशन प्लॉट। फ्रीक्वेंसी इरिगेशन, यहाँ पर इसको समझेंगे, इसके कारण हमारे पास वैल्यू है, इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी इरिगेशन प्लॉट। फ्रीक्वेंसी इरिगेशन प्लॉट या फिर फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन, फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन प्लॉट कह दीजिए। सिंपल प्लॉट होता है, कुछ भी नहीं होता है, सिंपल सा देखिए वही जो आपको अभी बनाया मॉइस्चर और टाइम के बीच में ग्राफ। ये हमारे पास मॉइस्चर, ये हमारे पास टाइम। ठीक है, सिंपल सा। ये हमारे पास फील्ड कैपेसिटी हुई और ये हमारे पास ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट हो गया। परमानेंट विल्टिंग पॉइंट एंड अदर पॉइंट्स आर देयर। हम क्या कर रहे हैं, अब फील्ड कैपेसिटी तक हमारे पास वाटर अवेलेबल है, तो प्लांट्स ने वाटर का यूटिलाइजेशन करना स्टार्ट कर दिया। प्लांट्स ने वाटर का यूटिलाइजेशन करना स्टार्ट कर दिया टाइम के करस्पॉन्डिंग। इस तरीके से वाटर ने वाटर यहाँ पे लेवल पर आ गया। जैसे ही यहाँ पर वाटर आ गया, हमने इरिगेशन कर दी। हम नहीं चाहते हैं कि वाटर इस लेवल से डाउन जाए, फर्दर डाउन जाए। हम नहीं चाहते हैं देयर इज हमारी जो प्लांट्स है वो एक्स्ट्रा एफर्ट लगाए किसी भी तरीके से। यहाँ पर हमने क्या कर दिया, जैसे ही वाटर लेवल इस पोजीशन पे आया, हमने इरिगेशन स्टार्ट कर दिया। इरिगेशन स्टार्ट करने का मतलब है वाटर हमने प्रोवाइड कर दिया। तो दिस इज, तो यहाँ पर इसी करस्पॉन्डिंग यहाँ पर हमारे पास ये जीरो टाइम था कि कितने टाइम के बाद में हमने इरिगेशन किया। दिस इज नोन एज फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन। ठीक है, हाउ आफ्टर हाउ मेनी डेज वी प्रोवाइड द वाटर, फर्स्ट वाटर कितना हमने प्रोवाइड किया वाटर। सिंपली ये जो हमारे पास है फ्रीक्वेंसी ऑफ, दिस इज नोन एज फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन। ठीक है, ये हमारे पास फर्स्ट हो गई। सपोज आपने हमने वाटर प्रोवाइड कर दिया, वापस से ले गए, तो सपोज वापस से क्या हो गया, अब फील्ड कैपेसिटी तो प्लांट्स तो अगेन क्या यूटिलाइजेशन करना स्टार्ट कर देगी, अगेन इस लेवल पे आ गया। जैसे इस लेवल पे आया, हमने अगेन इरिगेशन प्रोवाइड करवा दिया। अगेन ये क्या हो गया, अगेन एक तरीके से अनदर फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन। तो दिस इज सेकंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन। सिंपल से हमारे पास इस तरीके से ये हमारे पास है। तो ये क्या होता है, मॉइस्चर डिप्लेशन का। मॉइस्चर क्या हो रहा है, डिप्लीट हो रहा है। मॉइस्चर डिप्लेशन कर्व, दिस इज द मॉइस्चर डिप्लेशन कर्व, सिंपल टर्म में। ठीक है, ये बताओ ना जी, सिंपल से, बहुत सिंपल से टॉपिक्स है। चलिए नेक्स्ट क्लास में हम अब जो है फील्ड कैपेसिटी के बारे में डिस्कस करेंगे और फील्ड कैपेसिटी के बीच में और रूट्स जो प्लांट रूट जोन है उसके बीच में क्या रिलेशन है उसको डेवलप करेंगे। एक न्यूमेरिकल हमारे पास क्या होता है, एक सिंपल से एक रिलेशन है, मैथमेटिकल रिलेशन होता है, उसको डेवलप करेंगे और उसके बेसिस पे क्वेश्चन करेंगे। ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स होते हैं ना जो हमने डिस्कस किए आज, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म्स। दिस इज रिक्वायर्ड फॉर कैलकुलेशन ऑफ द फर्दर कैलकुलेशन। हमारे पास न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे वहां पर ही बहुत ज्यादा आता है, वहां पे कैलकुलेशन करने के लिए बहुत हमें रिक्वायरमेंट होती है। तो ये कॉन्सेप्चुअल वाइज आप क्लियर होंगे तो क्वेश्चन बहुत इजी तरीके से बनेगा। गेट पे क्वेश्चन डेफिनेटली आता है, 100% आता है, हर साल पूछा जाता है, ईच एंड एवरी ईयर दे आस्क द क्वेश्चन फ्रॉम दिस चैप्टर, फ्रॉम दिस टॉपिक, फ्रॉम दिस पॉइंट। ओके, चलिए ठीक है। तो नेक्स्ट जो हम फर्दर क्लास है वो नेक्स्ट हमारे पास जब भी होगी हमारी क्लास तब यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ओके, तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। ओके, चलिए, गुड नाइट एवरीवन, थैंक यू वेरी मच।